स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें परमाणु और अणु के बारे में बताऊंगी। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता उसे परमाणु कहते हैं, और पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अणु कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि परमाणु क्या है और अणु क्या है। तो परमाणु आप जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन आदि के ये परमाणुओं के बारे में आप जानते हैं। ये हाइड्रोजन तत्व, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, तो इनका ये एक एक परमाणु है। यहाँ अगर हम इस तरीके से लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर के ये हाइड्रोजन का एक अणु बन रहा है। ऐसे ये ऑक्सीजन का एक अणु बन गया, नाइट्रोजन का एक अणु बन गया। ऐसे ही अगर हम कार्बन का कोई यौगिक लें तो उसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बन रहा है। ऐसे ही क्लोरीन का एक अणु बन रहा है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या भी कहते हैं, इसको परमाणु संख्या भी कहते हैं। तो परमाणु संख्या किसी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उस तत्व की परमाणु संख्या होती है। तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, और ऐसे ही नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या है 7 है। ऐसे ही विभिन्न तत्वों के जो परमाणु क्रमांक हैं हमें याद होने चाहिए, और हम कक्षा 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब इसके बाद अगली बात आती है कि परमाणु भार क्या होते हैं। तो परमाणु भार किसी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों की संख्या के योग को तत्व का परमाणु भार कहते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है वो है 1। ऐसे ही आप ये हाइड्रोजन के लिए हो गया परमाणु भार। ऐसे ही आप कार्बन के लिए ले लीजिए, इसका 12 होता है। ऑक्सीजन के लिए ले लीजिए, 16 होता है। तो इस तरीके से हमें विभिन्न तत्वों के परमाणु भार के बारे में पता है। तो आज हम यहाँ पर मोल संकल्पना या मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि आखिर मोल कंसेप्ट क्या है। जैसे हम कोई फल लेकर के आते हैं, हम दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं हमें 1 दर्जन केले दे दीजिए, तो वह 1 दर्जन केले देता है। तो उसमें जो संख्या होती है 12। अगर हम ये कहें कि हमें 1 दर्जन अमरूद दे दीजिए तो वो भी कितने होंगे, 12 ही होंगे। ऐसे ही अगर हम एक स्कोर की बात करें, 1 स्कोर की बात करें, तो उसमें जो भी वस्तु होगी उसकी संख्या 20 होगी। अगर हम एक ग्रॉस की बात कर रहे हैं तो उसमें जो संख्या होगी वो हो जाएगी 144। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न वस्तुओं के लिए मानक अलग अलग होता है। हम कोई भी वस्तु यदि खरीदते हैं तो हम केवल जाके ये नहीं कहते हमें 12 दे दीजिए। अगर हमें केले लेने हैं हमें 12 दे दीजिए नहीं कहेंगे, या 1 दे दीजिए नहीं, 1 दर्जन केले दे दीजिए। अगर हमें आम लेने हैं तो हम ये कहेंगे कि 2 किलोग्राम आम दे दीजिए। ऐसे ही अगर हमें समोसे लेने हैं तो 1 दर्जन समोसे दे दीजिए कहेंगे, 1 दर्जन समोसा दे दीजिए कहेंगे।
अगर ऐसे ही हम कोई और वस्तु खरीदें तो माना पेन खरीद रहे हैं, 1 दर्जन पेन दे दीजिए, तो यहाँ पर जो पीछे से इकाई लगी है उससे हमें भी और दुकानदार दोनों को ही इकाई के बारे में पता चलता है और हमारा जो आपस में लेन देन होता है वो सही तरीके से हो जाता है, अर्थात संतुलित हो जाता है और उसमें कोई भी संशय की स्थिति नहीं होती है। अब जैसे हम कहें कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो हमें उसके आगे दिन लगाना बहुत जरूरी है। 7 दिन का 1 सप्ताह होता है। तो ये सब बातें या ये इकाइयाँ किसी भी वस्तु को सही तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हो रही हैं। तो आज यहाँ पर हम भी परमाणु के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु और अणु जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं आकार में और किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। कोई पदार्थ है तो पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। माना आप इतनी सी चीनी उठा लीजिए तो उस चीनी में चीनी के जो कण होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। आपने माना 1 कटोरी चीनी उठाई और ये उसमें आपको कैलकुलेशन करनी है कि कितने चीनी के कण हैं, तो आपको उस समय इकाई के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। ये आपके पास 1 कटोरी चीनी है, इस कटोरी में आपके चीनी है, तो आपको इन चीनी के कणों के बारे में गिनती कितनी होगी, कितनी मात्रा होगी, इसके बारे में जानने के लिए एक इकाई की बहुत जरूरत होगी। अब यहाँ पर हम जब पदार्थ की बहुत कम मात्रा में संख्या अधिक होती है तो इतनी बड़ी संख्याओं के साथ काम करने के लिए एक परिमाण के साथ साथ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। अब आपके पास एक कंटेनर में आटा है, तो आटा कितना है? आपके पास गेहूं है कंटेनर में, तो उसमें आप कंटेनर भरा हुआ है, ये आपका कंटेनर है, इसमें आपके गेहूं के दाने हैं, तो आप गिन नहीं सकते ये कितने हैं। तो इसके लिए आपको एक परिमाण के साथ साथ एक बड़े मात्रा की आवश्यकता होगी। तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु या अणु होते हैं उस पदार्थ का मोल कहलाती है। तो आखिर मोल क्या होता है? किसी पदार्थ के जो कण होते हैं, कण में परमाणु और अणुओं की संख्या व्यक्त करने के लिए एक इकाई का इस्तेमाल होता है जिसे मोल कहते हैं। कोई पदार्थ है वह कणों से मिलकर के बना है, तो उसमें कितने परमाणु हैं, उसमें कितने अणु हैं, उसमें कितने आयन हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसकी गणना के लिए एक मात्रा की आवश्यकता होती है जिसे कि हम मोल कहते हैं। अब हमारे पास बात आती है कि मोल क्या है। तो मोल है क्या? मोल भी जिस तरह से आप दर्जन इकाई के बारे में सोच रहे हो, उसी तरह से मोल भी क्या होती है कि पदार्थ की मात्रा, किसी पदार्थ में कितनी मात्रा है, उसमें पदार्थ कण से मिलकर के बना है, उसमें कितने परमाणु हैं, उसमें कितने अणु हैं, तो वह संख्या ही जो व्यक्त करने के काम में आती है, वह इकाई जो कि परमाणु या अणु को व्यक्त करने में प्रयुक्त होती है, उसे मोल कहते हैं। तो मोल को सबसे पहले क्या किया गया? जो मोल है, मोल को किस तरीके से व्यक्त किया गया कि मोल बहुत छोटी है, इकाई लिखने में बहुत छोटी है। हम इसको लिखते इस तरीके से हैं 6.022 गुणा 10⁻23। 23 कण, परमाणु, अणु कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये 10⁻23
10 के ऊपर ये घात लगी हुई है। 10 की घात 1 का मतलब है 10, 10 की घात 2 का मतलब है 10 गुणा 10 अर्थात 100, 10 की घात 3 का मतलब है 10 गुणा 10 गुणा 10 अर्थात 1000। अब आप देखिए यहाँ पर 10 की घात 23 है। इसका मतलब है कि ये संख्या कितनी बड़ी है, इसका अनुमान आप कैसे करेंगे। देखिए 0 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 और ये आ गया आपके 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इतनी बड़ी संख्या को आप कैसे लिख सकते हैं या कैसे इसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं, ये बहुत कठिन है। आप 10 की घात 3 का अनुमान लगा सकते हैं, 10 की घात 2 का अनुमान लगा सकते हैं, 10 की घात 1 का अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर 10 के ऊपर 23 लिखा है, तो इतनी बड़ी ये संख्या है कि जिसको कि हमें पढ़ पाना ही मुश्किल है। तो ये जो संख्या है ये एक्सिलियन में है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हम ऐसे संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम इसको 10 की घात के रूप में लिखें तो ये संख्या आती है हमारी 10 की घात 23, इस तरीके से आती है।